हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदर्श विद्यापीठ। मैं दनंत कुमार आपको अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। कल के वीडियो में हमने जाना यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे हुआ था। सबसे पहले यूरोप में राष्ट्रवाद फ्रांस में शुरू हुआ था। जब लुई सलामा का आतंक ज़्यादा बढ़ गया था तो वहाँ के लोगों ने क्रांति किया था। उसके बाद हमने जाना था कि नेपोलियन आया 1799 के आसपास। नेपोलियन आया 1804 में। उसने पूरे फ्रांस का सम्राट बन गया, कब्जा कर लिया था। 1804 में ही नेपोलियन संहिता लागू किया था। जब ये सब घटनाएं फ्रांस में हो रही थी तो उसके आसपास के जो क्षेत्र थे उसके शिक्षित लोग, पढ़े लिखे लोग जो थे, वो सोचे कि फ्रांस में बहुत अच्छा हो रहा है, ये काम हमारे देश में भी होना चाहिए, हमारे क्षेत्र में भी होना चाहिए। तो उसने नेपोलियन को बुलाया और बोला कि आप यहाँ भी वही व्यवस्था को लागू कीजिए जो फ्रांस में। नेपोलियन ने उसके आसपास के क्षेत्रों में ठीक उसी प्रकार की व्यवस्थाएं लागू कर दी। लेकिन धीरे धीरे ये जो अपनापन था वो दुश्मनी में फैलता चला गया, क्योंकि नेपोलियन वहाँ गया था और वो अपने हिसाब से कानून बना लिया और अधिक से अधिक कर लगाने लगा, जिससे वहाँ के जो क्षेत्र के लोग थे उन्हें लगने लगा कि इससे अच्छा तो हमारा ही राजा था, कम से कम अपना घर का तो था, कि लूटता भी था तो अपना ही घर का आदमी था, मारता था तब अपना घर का आदमी था। एक बाहर का आदमी आया और हमसे फिर से वही काम कर रहा, ज़्यादा टैक्स ले रहा। इससे लोगों में जो दिक्कत होने लगी कि ये बाहर का आदमी आकर हमको लूट रहा है। इससे वहाँ के लोगों ने भी क्रांति की। जब ये सब होने लगा तो उसके बाद हम जानेंगे कि राष्ट्रवाद के विकास में क्या क्या सहायक तत्व क्या है, राष्ट्रवाद के विकास कैसे हुआ। तो इसका सबसे प्रमुख कारण है कि राष्ट्रवाद का जो विकास हुआ था वो कुलीन वर्ग का सामाजिक और आर्थिक पर प्रभाव हुआ। कुलीन वर्ग का बड़े लोग जो धनी होते थे, जो पैसे के मामले में बहुत ज़्यादा अमीर होते थे, वो इन पर राजा का भी कोई हक नहीं होता था, क्योंकि ये राजा को अत्यधिक मोटा रकम देते थे, पैसा देते, टैक्स के रूप में बहुत सारे पैसे देते थे, जिससे ये जो चाहते थे वो करते थे। राजा इसके विरुद्ध कोई कुछ नहीं बोलते थे, क्योंकि ये बहुत सारे टैक्स देते थे। तो क्या हुआ कि पहले जो था दो ही वर्ग के थे, एक कुलीन वर्ग, एक श्रमिक वर्ग होते थे। तो कुलीन वर्ग हमेशा से श्रमिक वर्ग को दबाते आया है, तो हमेशा ही सोचता था कि दबा के उसको रखे। लेकिन जब यूरोप में जब औद्योगिक क्रांति हुई तो वहाँ जो एक नया समाज उभर के आया, मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग जो थे वो श्रमिक परिवार के ही लोग थे, जो थोड़ा बहुत शिक्षित के दिमाग होने के कारण वो धीरे धीरे पैसे वाले होने लगे, जिससे वो मध्यम वर्ग के लोग कैटेगरी में आने लगे। तो मध्यम वर्ग का उदय हुआ। फिर ये रूमानीवाद क्या है? रूमानीवाद, इसको हम अच्छे से उदाहरण दे के समझते हैं कि रूमानीवाद है क्या। आजकल के गांव में देखते हैं कि दुर्गा पूजा हो गया, सरस्वती पूजा हो गया या शिवरात्रि में लोग नाटक करते हैं। नाटक में दिखाते हैं कि पहले आदमी कैसे रहते थे। कहीं कहीं दिखाते थे रामायण किस प्रकार हो। ठीक उसी प्रकार रूमानीवाद भी है। रूमानीवाद के जो थे राष्ट्रवादी लोग जो थे वो क्या करते थे, कुलीन वर्ग जिस प्रकार से श्रमिक वर्ग को सताते थे उसे जगह जगह चौराहा पर दिखाते थे कि किस प्रकार से कुलीन वर्ग हम सबको सता रहा है, और लोगों को बताते थे। तो ये जो रूमानीवाद है वो एक हमारे जैसे नाटक जैसे हमारे गांव में होता है उसी प्रकार रूमानीवाद है, कि जिस प्रकार से हम सब नाटक में देखते हैं उसी प्रकार ये नाटक करके लोगों को बताते थे कि कुलीन वर्ग हमको कैसे सता रहा है, इससे कैसे बचा जाए, वो सिखाते थे। उदारवादी राष्ट्रवाद, उदारवादी वही जो मध्यम वर्ग के लोग थे वही उदारवादी। कैसे उदारवादी थे? तो ये सब जो उदारवादी जो थे, उदारवादी का मतलब होता है लिबरलिज्म। लिबरलिज्म जो है लीवर शब्द से, इसका मूल शब्द है लीवर, जो लैटिन भाषा है, जिसका अर्थ होता है आज़ाद। तो उदारवादी राष्ट्रवाद जो थे वो चाहते थे कि आज़ाद होना, लोगों से जो कुलीन वर्ग थे उनसे आज़ाद होना चाहते थे, आज़ादी, अपना स्वतंत्रता चाहते थे।
उदारवाद जो लोग थे उन्हें मध्यम वर्ग के लोग ही थे। उदारवाद लोग चाहते थे क्या कि व्यक्ति को स्वतंत्र कानून, स्वतंत्रता मिल जाए। जो श्रमिक वर्ग थे उन्हें स्वतंत्रता मिल जाए, एक कानून बनाया जाए जिसमें सबको समान अधिकार थे, सबको समान समझे, इस प्रकार जानते थे। और चाहते थे कि निरंकुश जो राजतंत्र था उसे समाप्त कर एक संविधान और प्रतिनिधि सरकार लाया जाए। प्रतिनिधि सरकार मतलब लोग चाहते थे कि लोग स्वयं चुनकर उन्हें सरकार बनाए और वो शासन करें, ना कि कोई राजा शासन करे। निजी संपत्ति की सुरक्षा चाहते थे। निजी संपत्ति की सुरक्षा क्या कि जो उनके पास जो पैसा था उनकी सुरक्षा चाहते थे, ना कि कोई राजा आए और उनका पैसा ले जाए। तो इसका सुरक्षा चाहते थे। मुक्त व्यापार क्या है? मुक्त व्यापार, लोग मुक्त व्यापार करना चाहते थे। जैसे अभी के लोग मुक्त ब्याह करना चाहते हैं, सोचते हैं कि हमार ब्याह ओकरस हो जाए कितना अच्छा है, लेकिन ऐसा होता नहीं। मुक्त व्यापार, मुक्त ब्याह नहीं, मुक्त व्यापार। ब्याह मतलब कि शादी ब्याह, तो मुक्त ब्याह नहीं चाहते। अभी के लोग चाहते हैं कि मुक्त ब्याह हो जाए, कि मैया बाबू हमारे मान गए, माँ बाप हमारे मान गए कि शादी हो जाए। लेकिन पहले के लोग थे मुक्त व्यापार चाहते थे कि हम जहाँ चाहते हैं वहाँ हो जाए, वहाँ व्यापार करना चाहते थे। तो ये मुक्त व्यापार करना चाहते थे, ना कि राजा के अधीन। पहले क्या होता था, राजा बोलता था कि उसके साथ व्यापार करना है तो करना है। जैसे अभी माता पिता बोलते हैं कि उसके साथ शादी करना है तो करना पड़ता है, उसी प्रकार राजा भी क्या करता था कि बोलता था कि उसके साथ व्यापार करना है तो उसके साथ कीजिए, उसके साथ नहीं करना है तो उसके साथ नहीं करना। तो मुक्त व्यापार करना चाहते थे। प्रेस की आज़ादी चाहते थे। प्रेस मतलब समाचार पत्र, अखबार, ये सब जो आज़ादी चाहते थे। कैसे आज़ादी चाहते थे? ये जो प्रेस वाले व्यक्ति जो थे वो राजा के अधीन थे। राजा उसमें जो चाहता था अपनी मनमानी के हिसाब से लिखवाता था कि आप उसकी देश में सब अच्छा चल रहा है, कुछ भुखमरी उखमरी नहीं है। जो उसका अच्छा बात होता था राजा के बारे में वही लिखा जाता था। तो प्रेस की आज़ादी चाहते थे उदारवादी राष्ट्रवाद लोग। उदारवादी राष्ट्रवाद लोग प्रेस की आज़ादी चाहते थे। और एक इसी का जैसा आर्थिक उदारवादी थे, जो पैसे वाले थे, वो चाहते थे सेम चीज़ कि उनका जहाँ मन करता वहाँ व्यापार करना चाहते, ना कि राजा के विरुद्ध। वो चाहते थे कि आपको जितना टैक्स चाहिए हम आपको देंगे, लेकिन हमको आप ये मत बताइए कि हमको किसके साथ व्यापार करना है और किसके साथ नहीं। जलवे रायन जो है वो परसा का एक शुल्क संघ था। परसा ने एक शुल्क संघ बनाया था 1834 ईस्वी में। जो व्यापारी थे उनसे यह कहता था कि आपको जहाँ व्यापार करना है वहाँ कीजिए, हमको इससे कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ शुल्क चाहिए, टैक्स चाहिए। उसके बदले में वह क्या करता था कि व्यापारियों को आर्थिक हितों की रक्षा करता था। बोला था कि अगर आप हमको टैक्स देंगे, जहाँ आपको मर्जी है वहाँ कीजिए, लेकिन हमको टैक्स दीजिए, इसके चलते हम आपको आर्थिक हितों की रक्षा करेंगे। मुक्त वातावरण, व्यापार करने के लिए मुक्त वातावरण उपलब्ध कराएंगे कि आप जहाँ चाहिए वहाँ व्यापार कीजिए। एक आता है कि रूढ़िवाद। रूढ़िवाद क्या है? रूढ़िवाद जानने से पहले हम जानते हैं वियना संधि। वियना संधि क्या है? वियना संधि जानने से पहले हम नेपोलियन के बारे में जानते हैं कि नेपोलियन जब फ्रांस का सम्राट बना था तो पूरे यूरोप में तहलका मचा दिया था। क्या क्या था? आसपास के सभी क्षेत्रों को वह जीतने लगा था, उस पर कब्जा करने लगा और उसके सभी को अपने मिलाने लगा। नेपोलियन ने ही जर्मन के 39 छोटे छोटे क्षेत्रों को मिलाकर एक जर्मन संघ बना दिया था, बहुत बड़ा संघ बना दिया। तो जब नेपोलियन ने आसपास के क्षेत्रों को जीतते जीतते वह इंग्लैंड में जाके भिड़ा, ब्रिटेन जिसे अभी इंग्लैंड का था, उससे जाके टकरा गया। और उसी ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, परसा और रूस ने मिलकर नेपोलियन को पराजित कर दिया था, जो वाटरलू युद्ध भी कहा। वाटरलू युद्ध में ही चारों ने मिलकर, कौन चारों? ऑस्ट्रिया, परसा, ब्रिटेन और रूस, चारों ने मिलकर नेपोलियन को हरा दिया था और
फ्रांस को जीत लिया। 1815 में वियना की संधि हुई। वियना की संधि में वियना की संधि बुलाई गई थी इसलिए कि वह फ्रांस में जो भी नेपोलियन ने काम किया था उसको समाप्त कर पुरानी सोच फिर से वही व्यवस्था लागू करना चाहता है। तो उसी जो पुरानी सोच जो है उसी को रूढ़िवाद, जो पुरानी सोच को लाना चाह रहा है रूढ़िवाद। अब जानते हैं रूढ़िवाद कि जो पुरानी सोच है जो नेपोलियन ने समाप्त कर दिया, फिर से नेपोलियन जो समाप्त किया था उसी सोच को फिर से इस चारों ने मिलकर लाने का प्रयास किया, उसे रूढ़िवाद का। पुरानी सोच जो पहले था फिर से फ्रांस में बुर्बो राजवंश का स्थापित किया, फिर से बुर्बो राजवंश को स्थापित कर लुई 18वां को राजवंश सौंप दिया गया। वियना में कौन कौन देश थे जो शामिल हुए थे? ऑस्ट्रिया थे, ब्रिटेन, रूस और पर्सा। वियना संधि में क्या हुआ था? वियना संधि में लिए गए निर्णय, क्या क्या निर्णय लिए गए थे वियना संधि में? जीते गए क्षेत्र को वापस करने को कहा। नेपोलियन से कहा कि आप जितना भी क्षेत्र तुमने जीता है वो सब वापस कर दो। किसको? जिससे जीता है उसको नहीं, इस चारों को, ये जो चारों थे ये आपस में बांटेंगे उसको। फ्रांस के चारों ओर नए राज्यों का घेरा बना दिया गया। फ्रांस के चारों ओर घेरा बना दिया गया राज्यों का कि फ्रांस पर नज़र रख सके। ये बहुत उड़ता है, इसको कैसे दबाया जाए। पूरा इस चारों ने मिलकर फ्रांस को बहुत कस के दबा दिया जिससे वह ऊपर उठने का नाम ऐसा सोच रहे थे। नेपोलियन द्वारा पराजित राजवंशों की पुनर्स्थापन का प्रयास किया। नेपोलियन ने जिन राजवंशों को पराजित कर दिया था, हरा दिया था, फिर से उन राजवंशों को इन चारों ने मिलकर स्थापित किया और फिर से उन्हीं राजवंशों को आगे बढ़ाया। अब इसके पीछे कौन इतना कार्य कर रहा था जानेंगे अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर जरूर करें। अगला